आज इस जालिम सिस्टम की सच्चाई आपको जाननी होगी और इसके लिए मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिसका खुलासा आपके सामने करूंगा। और जब ये पन्ने आपके सामने आएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये हत्याकांड क्यों है। मोरबी में जो हुआ वो हादसा नहीं, हत्याकांड क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। डीएनए में सबसे पहले हम सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट दायर करेंगे और गुजरात के मोरबी में मौत के पुल के एक एक आर्किटेक्ट्स को कटघरे में खड़ा करेंगे जिसकी लापरवाही ने 136 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज के टूटने की घटना कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है। सामूहिक हत्याकांड जिसे पूरे सिस्टम ने मिलकर अंजाम दिया और आज हम चश्मदीद गवाहों और सबूतों के जरिए इस बात को साबित कर देंगे, जिसकी शुरुआत में हम आपको सस्पेंशन ब्रिज गिरने के वक्त का वो वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद उस वक्त वहां क्या हुआ था इस बात का आपको अंदेशा लग जाएगा। इस तस्वीर में आप सस्पेंशन ब्रिज को टूटते हुए देख सकते हैं। गुजरात के मोरबी में यह पुल मच्छू नदी पर बना है और रविवार को छुट्टी होने की वजह से काफी संख्या में लोग इस पुल पर घूमने के लिए पहुंच गए। शाम करीब 6:30 बजे अचानक से यह पुल गिर गया। करीब 500 लोग नदी में जा गिरे और कुछ लोग पुल पर लटके रहे। जो तैरना जानते थे वो तैरकर बाहर आ गए और कहा यह भी जा रहा है कि पुल लोगों की भीड़ के बोझ से टूटा है। लेकिन सच ये है कि यह पुल सिस्टम के भ्रष्टाचार के बोझ को सहन नहीं कर पाया। इस वीडियो में आप पुल के टूटने के बाद नीचे गिरते लोगों को भी देख सकते हैं। जैसे वो पुल टूटता है लोग किस तरह से उस पुल से नीचे गिर जाते हैं। हकीकत यह है कि इन लोगों को लापरवाही की नींद में डूबे सिस्टम ने धक्का देकर गिराया है। यह हादसा नहीं, हत्या है और यह घटनास्थल नहीं बल्कि 136 लोगों की सामूहिक हत्या का मौकाए वारदात है, जिसके सबूत हम एक एक करके आज आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मौकाए वारदात से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखते हुए आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और इस घटना के जिम्मेदार सिस्टम पर बहुत तेज गुस्सा भी आएगा। જોવાતું નથી અને શૂટિંગ ઉતારી તો મારી બુરાનને લઈ લે બુરાનને एक पुल जो 6 महीने तक मरम्मत के लिए बंद था वो दिवाली से ठीक पहले खुलता है और खुलने के 5 दिन बाद ही टूट कर गिर जाता है। एक 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बाल बाल बचकर वो मरते दम तक इस खौफनाक मंजर को याद करके जीते रहेंगे। छोरे थे वहाँ पे वो झूला दे रहे थे, झूला देते बीच में से टूटा है पुल। बम से मैं वहाँ गिरा था, वो जो पानी दिख रहा वो जो वहीं गिरा था, वहीं से मैं निकला और तीर के वहाँ पे गया। उसके बाद मेरे को एम्बुलेंस में डाला वो लकड़ी के पीछे से। तो आपकी बहन का हाथ आपसे कैसे छूटा? ऊपर से गिरेगा तो छूटेगा नहीं तो क्या करेगा। ऊपर से कितना वो गहरा है, ये गहरा बहुत है। कभी मैं नहीं उतरा पर बहुत गहरा है यहाँ पे। थाम पूरा गरीब का कोई नहीं है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी बेटी? मेरी बेटी जा चुकी है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ यही मोरबी के रहने वाले? कच्छ, गांधीधाम कच्छ में रहता। अच्छा, आपकी सिस्टर के साथ हादसा? यस। यहाँ रहती थी या घूमने आई थी? घूमने आई थी। घर के 7 लोग। एक घर के 7 लोग गए? वहाँ क्या करने गए थे? फिरने के लिए। घूमने के लिए? घूमने। क्योंकि पुल नया बना था, देखने के लिए गए? देखने के लिए। मैं और मेरी मामी थी। पुल के बीचों बीच था और पुल गिर गया, सीधे दोनों नीचे ही गिर गए। बच्चे भी थे साथ में? बच्चे थे पर वो तो निकल गए थे। अच्छा,
ये दोनों लड़कियां साथ में साथ में थी, लेकिन जो इसने एक राउंड लगाया ना ब्रिज में से, तो आगे जाके वो बाहर निकल गई। दूसरी बार इसने मना किया, हमको वापस नहीं आना है। तो अभी दीदी बच्चियों ने मना किया, उसने मना कर दिया, 2 और 2 नहीं जाना है हमको। नहीं, वो सब तीनों एक साथ में बीच में गिर गए थे और इसको तैरना नहीं आता, उसको पानी पेट में चला गया था। उसको इधर लगा, यहाँ भी लगा। कल तो इतना सोजा था। कितने लोग होंगे अंदाजा से? 500-600 500-600 लोग थे। तो उस वक्त कोई ब्रिज हिला भी रहा था क्या जोर जोर से? नहीं, ज़्यादा नहीं हिला रहा था, सब लाइन में थे, ज़्यादा नहीं हिला रहा था, लोड के हिसाब पे गिरा। घटना के पहले की वीडियो में भीड़ के बोझ से लड़खड़ाता हुआ पुल दिख रहा है और लोग भी पुल को हिलाकर उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। क्या रेस्क्यू टीम? फिर ये पुल टेस्टिंग में फेल हो गया और भीड़ को अपने साथ लेकर गिर गया। कुछ लोग तैरकर बाहर आ गए थे। कई लोग टूटे ब्रिज पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। कुछ लोग लाशें और घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ रहे थे। चंद लम्हों में लोगों की हंसी चीखों में तब्दील हो गई। आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ उस झूला ब्रिज की जो इस वक्त नीचे गिर चुकी है और आप देखिए उसके गिरने की जो तस्वीर है, ये केबल लगा हुआ ब्रिज था, इसी वजह से इसे झूला ब्रिज कहा जाता था। दोनों तरफ का हिस्सा टूटा और नीचे की तरफ जा गिरा। नीचे जो नदी है आप देखिए, हैवी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कई बोट्स लगाई गई हैं, SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं वो इस वक्त मदद के लिए आगे आए हैं। 300-400 लोग यहाँ पर आ गए थे, तो अचानक से इतना लोग आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर लास्ट में टूट ही जाएगा। तो कुछ कारण था या फिर ऐसे घूमने के लिए आए थे? आज जैसे छठ पूजा है प्लस क्या संडे है, तो लोग क्या है कि पूजा भी करने के लिए आए थे, प्लस घूमने का भी टाइम था और 1 साल तक ये बंद था पुल, अभी जस्ट खुला था, तो उसी की वजह से लोग क्या है कि एक्साइटमेंट होता है, तो उसी की वजह से वो आए थे लोग। तो अभी ये क्रेन से कुछ जो है निकाला जा रहा है या फिर किसी को सिर्फ छोड़ा गया है? अभी ये जो पुल था वो क्या है काट के निकाला जा रहा है, तो इसी की वजह से क्या है कि अभी और बीच में टुकड़े जो हिस्से थे वो पूरा भी निकाला जा रहा है। देखिए मैं इधर आपको दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ। ये जो पूरा आप देखिए केबल लगा हुआ है, ये केबल दूसरे हिस्से पे टाइट किया गया था। जहाँ से आने का रास्ता है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए वो छोटा जो पुल आप देख रहे हैं वहीं से आने का रास्ता है और उस रास्ते से होते हुए झूला ब्रिज का लुत्फ लेने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये झूला ब्रिज इसलिए इसका नाम था क्योंकि इस पर चलते समय ये पूरी तरह से हिलता था, इसीलिए इसे झूला ब्रिज नाम दिया गया था। सैलानी बड़े पैमाने पर यहाँ आते थे। जब तक पुल नहीं गिरा था तब तक टिकट बेच कर लोगों को पुल पर भेजा जा रहा था। अपनी जेब भरने के चक्कर में सिस्टम ने ये देखा ही नहीं कि पुल लोगों की भीड़ से भरता जा रहा था और फिर पुल गिर गया। देखते ही देखते अस्पताल लाशों से भर गया। इस वक्त हम मोरबी में मौजूद हैं, जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर हैं। आपको मैं एक दृश्य जो दिखाऊंगा सिटी हॉस्पिटल का, ये दृश्य है। यहाँ पर फिलहाल जितने भी रेस्क्यू करके जिन डेड बॉडीज़ को लाया गया है उनका यहाँ पे पंचनामा हो रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं, हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पे ये सिर्फ एक जो आप देख रहे हैं ये एक जगह का है, ये इसके अगल बगल का लगभग यही हाल है। आपको लगता है क्वालिटी खराब थी या ज़रूरत से ज़्यादा लोग उस पर आ गए, कोई रोकने वाला नहीं था, कैसे इसको देखेंगे? वो तो उसकी गलती उसकी है, इतने आदमी को नहीं जाने देना चाहिए। देखिए ऐसे बहुत सारे दृश्य यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए इस वक्त आपको यहाँ सामने आ रहे हैं। परिवार के कई लोग हैं जिनको उनकी डेड बॉडी मिल गई है, कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक
डेड बॉडी नहीं मिली है या ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल उनका जो परिजन है या दोस्त हैं या उनके रिश्तेदार हैं वो हैं कहाँ। मोरबी की पहचान कहा जाने वाला ये ब्रिज 143 साल पुराना था, जो भ्रष्टाचार और लापरवाही के बीच झूलते सिस्टम का शिकार हो गया। इस टूटे हुए पुल का मलबा सवाल उठा रहा है। 100 लोगों का वजन सहने की क्षमता वाले पुल पर 500 लोगों की भीड़ को किसने धकेला। इस वक्त हम मोरबी में उस जगह पे मौजूद हैं जहां ब्रिज का कोलैप्स हुआ था और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त एसआईटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एसआईटी की जो टीम है वो आपको यहां पर इस वक्त पूरे इस ब्रिज का इंस्पेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। साथ में इस पूरे घटनाक्रम को कैसे घटा था, इसकी जो केबलिंग हो रही है उसकी भी वीडियोग्राफी का यहां पर इंतजाम रखा गया है। जो एसआईटी के जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और जो केबलिंग जो एक्सटेंशन वायर है वो जहां पे ज्वाइंट होता है उस पूरे प्रोसेस का यहां पर इस वक्त आप वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। ये अपने आप में इस पूरी की पूरी जो घटना कल घटी है वो उसको लेकर कितनी सीरियसनेस यहां पर दिखाई जा रही है। जैसे ही ये घटना घटती है, आज 24 घंटे भी इस घटना को नहीं हुए हैं, एसआईटी का गठन कर दिया गया है और इस वक्त आप देख रहे हैं जो एसआईटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक्सटेंशन वायर का और उसके जो जॉइंट्स हैं उनका यहाँ पर जो पूरा का पूरा मुआयना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस पूरी घटना का जो हो रहा है वो वीडियोग्राफर यहाँ पे साथ में लाया गया है ताकि इस पूरी घटना को यहाँ पर फिल्माया जा सके। इसको सबूत के तौर पे जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी तब यहाँ पर उसको दिखाया जा सके। अपने आप में इस वक्त ये घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और फिलहाल कोशिश इस बात की है कि इस मामले से जुड़े हुए, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जा सके। और फिलहाल आप यहाँ पर पूरा का पूरा घटनाक्रम घटते हुए यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से एसआईटी जो दोनों सिरे पे हैं, जो पुल का दोनों सिरे पे पहले जो दूसरा वाला सिरा था वहाँ पर गई थी और इस वक्त यहाँ पर जहाँ पर ये घटनाक्रम घटा, जहाँ पर ब्रिज टूटा, वहाँ पर एक्सटेंशन वायर का क्या स्टेटस था, कितने पुराने थे, उनके रिपेयरिंग वर्क कैसा था, वो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर इंस्पेक्शन फिलहाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नरेश मित्तल के साथ गुर्तियागी, जी मीडिया, मोरबी। भ्रष्टाचार और लापरवाही की तारों पर टिके पुल ने गिरकर सिस्टम की पोल खोल दी है। अब हम आपको इस पुल का एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। 6 महीने तक मरम्मत करने के बाद इस पुल को 26 अक्टूबर को दोबारा लोगों के लिए खोला गया और ये वीडियो उसी दिन की। वीडियो में लोगों की मासूमियत देखिए कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मरम्मत के बाद पुल मजबूत हो चुका है, इसलिए वो बेखौफ होकर तारों पर टिके इस पुल को अपनी पूरी ताकत के साथ हिला रहे हैं। पुल पर लोगों की भीड़ पर भी अगर आप गौर फरमाइए तो सिर्फ करीब 450 फीट चौड़े पुल पर लोग, ये 4.5 फीट चौड़े पुल पर लगभग लोगों की जो संख्या है वो सैकड़ों से ज्यादा नजर आ रही है। और ये पुल सिर्फ करीब 4.5 फीट ही चौड़ा है और 765 फीट लंबा। सोचिए, इतनी सी जगह पर अगर 500 लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो आज के जमाने का पुल भी डगमगा जाएगा। फिर ये पुल तो अंग्रेजों के जमाने का था। ये अलग बात है कि मेंटेनेंस के नाम पर पैसे खर्च किए गए और मेंटेनेंस में जो बातें सामने आई उसके बाद ये दुर्घटनाक्रम हुआ। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 100 लोगों का वजन सहने की क्षमता रखने वाली इस पुल पर 400 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच कैसे गई, जबकि इस पुल पर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। और घटना के वक्त पर करीब 400 लोगों की भीड़ खड़ी थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस पुल पर चढ़ने के लिए बच्चों को 12 रुपए और वयस्क को 17 रुपए का टिकट लेना होता था। और इस पुल की क्षमता करीब 100 लोगों की है, लेकिन 300, फिर से कह रहा हूं, इस बात पे बार बार गौर कीजिए, पुल पे चढ़ने से पहले टिकट लेना पड़ता है और पुल के टिकट की कीमत भी तय थी और इसकी क्षमता बताई जा रही है 100, लेकिन 300 अतिरिक्त लोगों को पुल पर भेज दिया गया। 400 लोग तकरीबन इस पुल पर थे, यानी केवल 5100 रुपए ज्यादा कमाई के लालच में 400 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया, सिर्फ 5000 रुपए के लालच की वजह से। और इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या हमारे देश में
आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ इतनी सी है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन पूरा सिस्टम खुद को बेकसूर साबित करने में जुटा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने के जुगाड़ लगा रहा है। कोई जिम्मेदार नहीं। सबने कह दिया कि हमने तो अपना काम बखूबी अदा किया था। इस हादसे के बाद मोरबी नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बार बार सफाई दे रही है कि उसे तो पता ही नहीं था कि पुल खुलने वाला है। नया पुल हो या फिर किसी पुल का रेनोवेशन किया गया हो, उसको शुरू करने से पहले जरूरी है कि उसकी मजबूती की विशेषज्ञ जांच करवाई जाए, जिसमें यह परखा जाता है कि पुल पर कितना भार दिया जा सकता है। लेकिन मोरबी नगर पालिका की माने तो मरम्मत के बाद पुल को उसकी अनुमति के बिना, यानी किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी पुल को खोलने की, और नगर पालिका के अनुमति के बिना ही इस पुल को खोल दिया गया और प्रशासन को सूचना दिए बिना ही लोगों को पुल पर जाने की इजाजत दे दी गई। वो भी क्या, 100 की कैपेसिटी वाले पुल पर 400 लोग पहुंच जाते हैं। नगर पालिका का दावा है कि कंपनी ने ना तो पुल खोलने से पहले नगर पालिका के इंजीनियरों से उसका वेरिफिकेशन करवाया, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट भी लिया। यानी किसी तरह के कोई वेरिफिकेशन की बात नहीं है, ना ही किसी तरह की फिटनेस सर्टिफिकेट की एनओसी मिली थी। सोचिए, जिस क्रूर सिस्टम की वजह से 136 लोगों की जान चली गई है, वो ही सिस्टम अब अचानक से कितना मासूम बन गया है, वो कितना भोला बन चुका है, उसे तो कोई खबर ही नहीं है। 150 વર્ષ જૂનો જે ઝૂલતો પુલ છે, જે સરકાર શ્રીના અને મોરબી નગરપાલિકાની સાથે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી અને મેન્ટેનન્સ ઓપરેશન અને સિક્યુરિટી માટે 15 વર્ષ માટે અમારી કંપનીને સોંપવામાં આવેલ છે। આ ઝૂલતા પુલ છે એ એક ઐતિહાસિક મોરબીનું એક સભાણું છે અને આ ઝૂલતા પુલ લાસ્ટ 6 મહિનાથી અમે લોકોએ રિપેરિંગ માટે અને ફૂલ અને ફાઇનલ મેન્ટેનન્સ માટે બંધ કરેલ, જે બેસતા વર્ષના નવા વર્ષના બેસતા વર્ષના દિવસે અમે એનું જાહેર પબ્લિક માટે ઓપન કરીએ છીએ। આ બ્રિજ છે એ હેંગિંગ બ્રિજ છે અને હેંગિંગ બ્રિજને હેંગિંગની જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ રાખવા માટે થઈને એ ટાઈપની જિંદાલ અને એવી સ્પેશિયલાઇઝ જે કંપનીઓ હોય એ લોકો પાસે આખા ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન સાથે અમે લોકોએ એને રિક્વાયરમેન્ટ આપી અને રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ એ મટીરિયલ ડેવલપ કરવામાં આવ્યું। वैसे मोरबी नगर पालिका के कमिश्नर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नगर पालिका को बताए बगैर पुल को दोबारा से खोल दिया गया। लेकिन मोरबी नगर पालिका की सफाई पर यकीन करने से पहले जरा एक वीडियो और आपको देखना चाहिए, क्योंकि दावे तो हर कोई अपना अपना दे रहा है और बार बार ये दावा भी कर रहा है कि इसमें उसकी जिम्मेदारी तय ही नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये वीडियो 23 अक्टूबर का है, जिसमें मोरबी नगर पालिका के झूठ की पोल खोलने वाला ये वीडियो जब सामने आता है तो हम अब सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसी की तय होगी या नहीं होगी, जिसमें मरम्मत के बाद पुल को दोबारा खोलने से पहले बाकायदा ओपनिंग सेरेमनी हुई है और उद्घाटन का फीता काटा गया था। यह आयोजन इस पुल की मरम्मत का ठेका लेने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनी ने किया था, जिसमें उसके एमडी जयसुख भाई पटेल भी शामिल हुए थे और इन्हीं का बयान अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया था, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि मरम्मत के बाद अब ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि पुल बाकायदा सुरक्षित है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से निभा दिया। इसलिए एक फंक्शन किया जाता है जिसमें फीता काटते हुए ये वीडियो आप देख रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये जानकारी साझा की जाती है कि अब ये पुल मेंटेनेंस वर्क के बाद तैयार है। यानी अब एक तरफ पुल की मेंटेनेंस संभालने वाली कंपनी के एमडी का बयान है और दूसरी तरफ मोरबी नगर पालिका की सफाई। अब खुद तय कीजिए कि सिस्टम कितना बेईमान हो सकता है। यानी सिस्टम को पता ही नहीं है कि पुल को मेंटेनेंस के लिए जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो बाकायदा मीडिया के सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि पुल की मेंटेनेंस यानी रख रखाव का काम उन्होंने जिम्मेदारी से पूरा कर लिया है। सोचिए, सिस्टम को ना दिखता है, सिस्टम को ना सुनाई देता है और सिस्टम तब वो बोलता है जब उसको सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि अपनी जिम्मेदारी से कैसे बचा जा सके और उस समय वो मासूम बन जाता है। यह है वो सिस्टम जो 136 हत्याओं का जिम्मेदार है। हम बार बार इसे हत्याकांड ही कहेंगे क्योंकि इसमें सीधे सीधे सिस्टम जिम्मेदार है। मरम्मत के बाद पुल का सार्वजनिक तौर पर उद्घाटन होता है,
मेंटेनेंस कंपनी के एमडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोरबी नगर पालिका के कमिश्नर कहते हैं कि उनकी जानकारी के बिना ही पुल खुल गया और नगर पालिका को भनक तक नहीं लगी। क्या कर रही थी नगर पालिका? पुल खोल दिया गया, 100 की भीड़ के बदले 400 लोग वहां पर उस पुल पर खड़े हो जाते हैं और नगर पालिका को खबर ही नहीं होती, कोई भनक ही नहीं होती, कोई जानकारी ही नहीं होती। कौन यकीन करेगा कि नगर पालिका की जानकारी के बिना मोरबी का पुल खुल गया और उसे भनक तक नहीं लगी? और ऐसा भी नहीं है कि नगर पालिका को धोखे में रखकर अचानक से पुल खोल दिया गया है। 23 अक्टूबर को फीता काटकर पुल को दोबारा खोले जाने का ऐलान किया गया और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 23 अक्टूबर को फीता काटा जाता है, बाकायदा पुल को सही बताकर उसे खोला जाता है और पुल को आवाजाही के लिए फिट भी घोषित कर दिया जाता है। यानी अगर यह भी कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है, तो फिर यह दावा किस आधार पर किया गया 26 अक्टूबर को औपचारिक रूप से लोगों के लिए खोलने से पहले कि यह पुल बिल्कुल मेंटेनेंस के साथ, अब रखरखाव के साथ लोगों के लिए सुरक्षित है। इसके बाद 26 अक्टूबर के दिन पुल को आम लोगों के लिए खोला गया। आरोप यह भी है कि गुजराती नववर्ष के होने की वजह से पुल को जल्दी खोल दिया गया और 4 दिन तक लोग पुल से आते जाते भी रहे और फिर 30 अक्टूबर को पुल गिर गया। तो नगर पालिका ने यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि पुल तो बिना उसकी अनुमति के खोला गया। तो सवाल यह है कि 5 दिनों तक पुल किसकी अनुमति से खुला रहा? नगर पालिका को कोई जानकारी नहीं, लेकिन 5 दिनों तक वहां पर लोग आ रहे थे, टिकट कट रहा था और साथ ही साथ उस पुल पर लोग जा रहे थे। तो किसकी जानकारी से, किसकी परमिशन से? और नगर पालिका को उस पुल से गुजरती भीड़ क्या दिखाई नहीं दी? 100 की कैपेसिटी वाले पुल पर 400 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन क्या नगर पालिका को इसकी जानकारी नहीं मिलती है? और जब ये टिकट कटने शुरू हो गए थे 4 दिन पहले से बाकायदा, तो उसके बारे में भी क्या नगर पालिका को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो भीड़ वहां कैसे पहुंच रही है? इस देश में जब एक पेड़ भी लगाया जाता है तो नेता और अधिकारी फीता काटते हैं, पोस्टर लगवाते हैं और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार करते हैं। बाकायदा फोटो सेशन होता है, अखबारों में खबर छपती है, लेकिन मोरबी पुल का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी पुल खोलने के बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है और लोगों को पता नहीं चल पाता। उनको जो सिस्टम में बैठे हैं, पुल लोगों के लिए खुल भी जाता है और मोरबी नगर पालिका के ये दावे किस तरह से झूठे साबित हो जाते हैं और इन दावों पर किस तरह से आप इत्मीनान से भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप खुद अब ये सोच सकते हैं। और नगर पालिका कहता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो ऐसे सिस्टम की मासूमियत के क्या कहने, लेकिन अगर सिस्टम को पता था तो फिर सवाल यह है कि पुल की मेंटेनेंस संभालने वाली कंपनी और नगर पालिका के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का तो कोई पुल एक्टिव नहीं था। यह सवाल बहुत जरूरी है, सुनिए पहले। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। प्रधानमंत्री इस हादसे के बाद अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और हो सकता है कि मोरबी में प्रधानमंत्री कल जाएं भी उस घटनास्थल पर। और एक और अहम जानकारी मिल रही है, वो भी मैं आपको बता दें कि मोरबी हादसे पर पीएम मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और पीड़ितों को हर संभव मदद दिए जाने पर जोर भी दिया जाएगा, इस बात पर फैसला हुआ है।
साथ ही साथ पीएम को राहत बचाव की पूरी जानकारी दी गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी मोरबी हादसे पर पीएम जितने भावुक नजर आए, अब उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा भी जताया और इस पर जोर दिया है। पीएम को राहत बचाव कार्य की पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से वहां पे राहत और बचाव कार्य चल रहा है और अब तक वहां पर क्या क्या हुआ है। यानी प्रधानमंत्री अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार भावुक होकर इस घटनाक्रम पर लगातार शोक व्यक्त कर रहे हैं और अब एक हाई लेवल मीटिंग करके वहां से जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। ये एफआईआर की कॉपी जो मेरे हाथ में है और यही कॉपी अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस कंपनी में, इस एफआईआर में जो बातें लिखी गई है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ ये गुजराती में है, इसलिए उसको हिंदी में अनुवाद करके हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसमें जो बातें लिखी गई है, कंपनी पर धारा 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया, जबकि इस मामले में पुल मैनेजर सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या यही लोग हादसे के जिम्मेदार थे? पॉइंट देखिए, आपको भी हमने दिखाया कि कंपनी जिनके पास मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी वो आते हैं, फीता काटते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि पुल तैयार है। लेकिन इस एफआईआर में जो 3 पॉइंट दर्ज हैं, जिनको हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। इस पे पहला एफआईआर जो पहला पॉइंट है वो है झूलता पुल मेंटेनेंस करने वाली कंपनी, यानी जिस पर आरोप तय किया जा रहा है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उसमें पहला नाम है झूलता पुल मेंटेनेंस करने वाली कंपनी। यानी उस कंपनी का नाम सीधा सीधा यहां नहीं लिखा है, जिसका दूसरा दस्तावेज मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, जिस पे ये नगर पालिका, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है, जिसमें नगर पालिका के साथ साथ नगर पालिका ने इस पुल की जिम्मेदारी जिसको संभाली है, जिसको सौंपी है, उसका नाम है, और उस कंपनी का नाम है अजंता मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी ये सरकारी दस्तावेज इस बात की गवाही देता है कि ये पुल मरम्मत करने के बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी वो था अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन एफआईआर में देखिए, स्क्रीन पर भी हमने वही दिखाया आपको, सर्टिफाइड कॉपी है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है, और इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि किस कंपनी को नगर पालिका ने इस पुल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी है। लेकिन एफआईआर में उस कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया गया। अब सवाल है क्यों, यह आपको समझना है। लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूं, पहला जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें है झूलता पुल मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी, जो कि अजंता मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाना चाहिए था, लेकिन इस एफआईआर में उस कंपनी का कहीं भी जिक्र नहीं है और उसमें झूलता पुल को मेंटेनेंस करने वाली कंपनी के रूप में शामिल कर उसमें तय कर दिया गया है। दूसरा, मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी, यानी यहां भी उस कंपनी का नाम नहीं लिखा गया है जो मेंटेनेंस कर रही थी, यानी जो बाकायदा एमडी आकर फीता काट रहे हैं उसकी कंपनी का नाम यहां लिखा जाना चाहिए था, उसका नाम भी नहीं शामिल किया गया है। और तीसरा, जब जांच पूरी होगी और उसमें जो गुनहगार पाए जाएंगे वो सब, यानी इन 3 नामों पे, यानी किसी का भी नाम इस एफआईआर में दर्ज नहीं है। जिम्मेदारी किसकी? सिस्टम की। 136 मौतों के पीछे कौन है, क्या ये जानने का हक हमारा नहीं है? लेकिन सिस्टम तो मासूम है, सिस्टम तो निर्दोष है, सिस्टम तो बेगुनाह है, उसे तो कोई खबर नहीं। फिर ये पन्ने क्या कहते हैं? कौन जिम्मेदार थे? या केवल कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है इस एफआईआर की कॉपी में कि हमने खाना पूर्ति कर दी है? जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में सवालों के घेरे में। इस एफआईआर में किसी कंपनी या व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है। क्या यह बड़ा सवाल नहीं है? जो पुल को दोबारा शुरू करने के लिए कंपनी के एमडी फोटो सेशन करते हैं, फीता काटते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब इस पुल के गिरने की जिम्मेदारी से वो कैसे बच सकते हैं? लेकिन उनका नाम भी इस एफआईआर में नहीं है। तो इस पुल के गिरने के जिम्मेदार नंबर 1 और नंबर 2 हैं अजंता मैन्युफैक्चरर्स और ओरेवा ग्रुप। और सबसे दिलचस्प बात, यह कंपनी अजंता को मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मिलती है। अजंता ओरेवा नाम की कंपनी को यह जिम्मेदारी देती है और ओरेवा किसी थर्ड पार्टी कंपनी को यह काम सौंप देती है। यानी सब कुछ चेन के हिसाब से हो रहा था। लेकिन एमडी साहब आते हैं,
फीता काटते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, ये बताते हैं कि पुल अब मेंटेनेंस के बाद पूरी तरह से तैयार है। तो ओरेवा ग्रुप जो है, क्योंकि इस पुल को मरम्मत करके शुरू करने की सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी ही थी, तो फिर इसका नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी पर मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी थी, यानी कि ओरेवा ग्रुप, इसका एफआईआर में जिक्र नहीं है। और जिस कंपनी को मोरबी नगर पालिका ने इस पुल को मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, यानी कि अजंता मैन्युफैक्चरर्स, उसका नाम भी इस एफआईआर में नहीं है। जबकि इस हादसे के लिए ओरेवा ग्रुप और अजंता मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी बनती है। और इसके लिए यह दस्तावेज भी काफी है, जिसको हम बार बार दिखा के आपको कह रहे हैं कि ये इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सर्टिफाइड स्टैंप कॉपी है। स्टैंप ड्यूटी 300 रुपए का अदा किया गया और इस पर यह बताया गया है कि नगर पालिका ने यह काम की जिम्मेदारी सौंपी है अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को। लेकिन इस एफआईआर में इस कंपनी का नाम क्यों नहीं है? किसी भी शहर में कोई भी सार्वजनिक काम बिना नगर पालिका और प्रशासन के शुरू नहीं हो सकता है। नगर पालिका यह कहकर नहीं बच सकता है कि पुल शुरू करने की अनुमति उससे नहीं ली गई थी। अगर पुल शुरू हो चुका था तो नगर पालिका इसे तुरंत रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यानी इस हादसे का तीसरी जिम्मेदारी अगर किसी की तय होती है तो वो है नगर पालिका और उसके अधिकारियों की। ये अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो नगर पालिका में बैठे हैं। और नगर पालिका अगर ये कह देता है मासूमियत के साथ कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि पुल मरम्मत के बाद फिर से लोगों के लिए खोल दिया है, तो ये कहने से उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। क्या नगर पालिका ने जानबूझकर इस मामले में अनदेखी नहीं की है? क्या यह सवाल अब ना पूछा जाए? हादसे से 4 दिन पहले पुल शुरू हो चुका था। हादसे के दिन भारी भीड़ थी, यानी यह तो तय है कि प्रशासन की ओर से पुलिस का इंतजाम किया गया होगा। मतलब पुलिस को यह पता था कि पुल शुरू हो चुका है, तो फिर इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही सामने आती है। क्या पुलिस ने यह जानने की कोशिश की थी कि इस पुल को जरूरी मंजूरी मिली भी है या नहीं? फिर से हम पूछ रहे हैं, क्या पुलिस ने इस बात की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी कि इस पुल को जो जरूरी मेंटेनेंस के साथ साथ सर्टिफिकेट मिलने चाहिए थे, क्या इसकी जानकारी पुलिस को थी या नहीं? इस हादसे के लिए चौथी जिम्मेदारी पुलिस और उसके अधिकारियों की बनती है, जो चाहते तो इस हादसे को रोक सकते थे। मोरबी कोई छोटा गांव नहीं है, बल्कि एक जिला है। और मोरबी पुल किसी गांव का पुल नहीं, बल्कि गुजरात का ऐतिहासिक पुल है। फिर क्या इस जिले के डीएम यानी कलेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह पुल शुरू हो चुका है? यानी नगर पालिका की तरह कलेक्टर को भी इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो निश्चिंत थे कि पुल तो गिरेगा नहीं। पूरे जिले की जिम्मेदारी डीएम की होती है। ऐसे में इस हादसे के लिए 5वीं और सबसे अहम जिम्मेदारी मोरबी के कलेक्टर की भी बनती है। तो हादसे के लिए ये 5 किरदार जिम्मेदार है, जिसमें कंपनी से लेकर पूरा प्रशासन तक शामिल है। लेकिन इन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। इस एफआईआर में इनमें से किसी को भी शामिल क्यों नहीं किया गया है? जबकि आपके सामने हमने तमाम साक्ष्य रखे, तमाम सवालों को सामने रखा और हमने ये भी तक दिखा दिया कि ये देखिए सर्टिफाइड कॉपी है, जिसमें यह बताया गया है कि नगर पालिका ने इस पुल की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। लेकिन उसके बावजूद इस एफआईआर में इन 5 में से किसी का नाम नहीं है। अब आपको नगर पालिका ने क्या बयान दिया था वो सुनवाते हैं, उसे सुनिए। ઇનોવેશન છે એ સ્પેશિયલાઇઝ ઇનોવેશન કરવા માટે પ્રાઇવેટ કંપની જે છે એણે અમારી સાથેથી આનું લીધેલું હતું કોન્ટ્રાક્ટ અને એમણે પ્રાઇવેટલી આનું રિનોવેશન કરાવ્યું છે. 90 ટકાનું બેડ માટે આનું કંઈક સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે કે આ બરોબર છે, ચાલુ રહ્યું છે. જે તે એમણે જે પ્રાઇવેટ કોન્ટ્રાક્ટર કઈ રીતે કરેલું છે, એમણે જેમની પાસે કરાવ્યું એની પાસે એમને સર્ટિફિકેટ પ્રાઇવેટલી મેનેજ કર્યું હશે કે મેળવ્યું હશે એનો રેકોર્ડ અમે માંગવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. પણ એમના પ્રતિનિધિઓ જે છે એ અત્યારે કોઈ સંપર્કમાં આવી નથી રહ્યા. હાલે એમની જે ત્યાં ઓફિસર કેબિન છે ત્યાંથી અમે રેકર્ડ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. સાહેબ અત્યારે બધા કામગીરી કઈ પ્રકારની ચાલી રહી છે? રેસ્ક્યુમાં અત્યારે નગરપાલિકાની સિસ્ટમ ટીમ હતી, એમાં મેક્સિમમ અમે રેસ્ક્યુ કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. રાજકોટ કોર્પોરેશન તરફ आप जब घर में कोई छोटा सा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, नगर पालिका हो या पुलिस, उसको सब पता होता है, यानी सारी जानकारी उसके पास होती है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगर में ऐसी घटनाओं से अक्सर आपका सामना भी होता होगा।
लेकिन मोरबी में इतना बड़ा पुल गिर जाता है, 136 लोगों की मौत हो जाती है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन नगरपालिका और सिस्टम ये कहकर खुद को निर्दोष बताता है कि पुल शुरू करने को लेकर अनुमति ही नहीं ली गई थी, यानी परमिशन ही नहीं थी। सिस्टम की इस मासूमियत के हम क्या कहें, क्योंकि सच तो यह है कि सिस्टम के ये लोग बेहद खतरनाक हैं जो देश को घुन की तरह खाते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों के घरों पर ही छापे में करोड़ों अरबों रुपए काला धन बरामद होता है, और आज अगर ये लोग बच गए तो कल फिर किसी और हादसे की तैयारी करेंगे। ऐसे में सरकार को इस मामले में बेहद सख्त रवैया अपनाना चाहिए, ना कि इन पर लीपापोती करनी चाहिए। वैसे इस वर्ष गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, तो इस मुद्दे पर अभी राजनीति और होगी, यानी खूब राजनीति होगी, और यह भी संभव है कि जल्दी एक नया शानदार पुल इसकी जगह बन जाए और इसका जल्दी उद्घाटन भी हो जाए। लेकिन आप इसे कभी मत भूलिएगा कि वो पुल चाहे जितना मर्जी हाईटेक क्यों ना हो, लेकिन बना 136 लोगों की लाशों के ऊपर ही होगा।